दोपहर के 1:30 बजने को है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। पहली खबर रामनगर के जसपुर से, जहां पर देर रात एक बच्ची को गुलदार ने अपना निवाला बनाया, अपने साथ उठा ले गया बच्ची को गुलदार। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम पूरी रात बच्ची की तलाश में जुटी रही और आज सुबह बच्ची का शव वन विभाग के मकोनिया रेंज में मिला है। ये वही घटना है फिर से जिससे लोग डर गए हैं और इस घटना के बाद, सूचना के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची, कार्रवाई शुरू की गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और आतंक गुलदार का लगातार बना हुआ है। तो ये तस्वीरें आपके सामने जसपुर की, रामनगर के जसपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर गांव वाले डर में जीने को मजबूर, क्योंकि गुलदार एक छोटी बच्ची को अपने साथ उठाकर ले गया और जैसे ही पुलिस और वन विभाग की टीम को इस बात की जानकारी दी गई, पूरी रात बच्ची को ढूंढते रहे तमाम लोग, लेकिन ये बच्ची सुबह मिलती है और मृत अवस्था में ये बच्ची मिलती है। जान जा चुकी है बच्ची की। गुलदार ने बच्ची को अपना निवाला बना लिया। परिवार में मातम का माहौल और गुस्सा। वन विभाग की तरफ से अब इस गुलदार को पकड़ने की हर कोशिश की जा रही है। बहरहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इन्हीं खेतों में बच्ची का शव बरामद हुआ है। तो रात को करीब 7-7:30 बजे बच्चे बाहर खेल रहे थे, उसको उठाया इसने उत्तर प्रदेश से और डेड बॉडी मिली है उत्तरांचल में। और वही पंचनामा पोस्टमार्टम तो हमारे उत्तरांचल पुलिस कर रही है। ये पहली घटना है, कई सालों में मुझे लग रहा है जो आज अचानक घटी है और इसके लिए जो है सभी यूपी का स्टाफ, पुलिस, उत्तराखंड पुलिस सब यहाँ अलर्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। देहरादून की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स की बदलाहाली, ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है और अब हाईकोर्ट को दी जा रही है इस पर जानकारी। जिला निगरानी समितियों ने कोर्ट को दी है जानकारी। सरकार पहले के आदेशों, सुझावों पर नहीं कर रही है अमल। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा है पालन। पहाड़ों में कोरोना के लिए मोबाइल टेस्टिंग की भी व्यवस्था नहीं है। कोर्ट के सरकार को निर्देश, अब 21 अक्टूबर तक फाइल करनी होगी रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर हाईकोर्ट ने क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली को लेकर जो जिलों में निगरानी समितियां गठित की थी, इन समितियों ने हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट में ये शिकायत की है कि राज्य सरकार उनके सुझावों पर अमल नहीं कर रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि न तो बाजारों में लोग मास्क पहनकर निकल रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार गहराता जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस बात को बेहद गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार से पूछा है कि वो क्यों नहीं निगरानी समिति के सुझावों पर अमल कर रही है। इसके लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 21 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर है। विधानसभा में फहराया गया है तिरंगा। 101 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने उद्घाटन किया है। कई मंत्री और विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बड़ी संख्या में आम लोगों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। ये देखिए देहरादून से तस्वीरें, तिरंगा फहराती हुई तस्वीरें। तिरंगा है, इसके लिए पिछले दिनों मैंने घोषणा की थी और आज उसका लोकार्पण किया है। और मुझे लगता है कि ये तिरंगा जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहा है। कार्यक्रम आपने देखे होंगे जिस प्रकार से आज से पहले मेरे द्वारा यहाँ पिछले 3.5-4 साल में हुए हैं, एक से एक कार्यक्रम यहाँ हुए हैं। मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं कार्यक्रम कर रहा था, आप में से किसी ने कहा था अगला क्या होगा, तो आपने कहा देखते रहिए। अब अगला ये हुआ, अगला फिर जो होगा फिर मैं बताऊंगा। राज्य में एक बार फिर से बेरोजगार सियासत के केंद्र में हैं। जी हां, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की अब हम बात हो रही है और यहां पर फिर से हरीश रावत के द्वारा सिडकुल परिक्रमा के ऐलान का बात किया गया है। देखिए रिपोर्ट। राज्य के सेवा योजना कार्यालयों में करीब 6 लाख बेरोजगार युवक युवतियों ने पंजीकरण कराया है। कोरोना काल में लाखों की संख्या में प्रवासियों के लौटने से बेरोजगारों की तादाद और भी बढ़ गई है। पिछले 8 महीने से लटके फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के मामले को उठाकर कांग्रेस अचानक सुर्खियों में आ गई, तो अब हरीश रावत ने 17 अक्टूबर को सिडकुल हरिद्वार में परिक्रमा करने का ऐलान किया।
कि मैं 17 अक्टूबर को हरिद्वार सिटकुल में अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 9 लोगों को लेकर के एक परिक्रमा, रोजगार परिक्रमा यात्रा निकालूंगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि रावत की परिक्रमा राजनीतिक परिक्रमा है। मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि कोविड काल में उद्योगों से लेकर हर क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हरीश रावत सीनियर लीडर हैं, उन्हें ऐसे वक्त में राजनीति से बचना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में कहीं न कहीं एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे समय में हमको राजनीति से बचना चाहिए और जिनका आपने नाम लिया वो तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इस समय के जो हालात हैं इसको सबको समझना चाहिए। बेरोजगारी और रोजगार का मुद्दा सियासतदान तो लगातार उठा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारों से ज्यादा नेताओं को अपनी सियासत की चिंता ज्यादा सताती है। ऐसे में इनका भला कब होगा, इस सवाल का जवाब शायद ही किसी के पास है। सुनील प्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो हरीश रावत की बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर 17 अक्टूबर को सिडकुल हरिद्वार परिक्रमा यात्रा निकालने के ऐलान पर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का भी एक बयान सामने आया। भगत कहते हैं कि हरीश रावत को मीडिया में बने रहने का बेहद शौक है, इसके लिए वो कुछ भी करते रहते हैं। भगत ने कहा कि हरीश रावत अपने कार्यकाल और भाजपा के कार्यकाल में तुलना कर लें, किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा रोजगार मिला है। निश्चित रूप से उन्होंने आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उनसे 4 गुना अधिक लोगों को माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी ने रोजगार दिया। वो अपने सरकार में हमने क्या क्या ये नहीं बताते, यह नहीं हुआ बगैर आंकड़े के। जब हमने रोजगार दिया है उसके प्रमाण हमारे पास हैं, साक्ष्य हमारे पास हैं, हम बात करने को तैयार हैं। तो आप तो ये बेमतलब का कुछ नहीं हुआ, कुछ आज ये निकाल दो, आज वो निकाल दो, क्योंकि अखबार और टीवी में छाए रहना उनका शौक है। हंस फाउंडेशन ने माता मंगला के जन्म दिवस पर राज्य को 105 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम आवास में आयोजित एक कार्यक्रम में इन योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने माता मंगला और हंस फाउंडेशन के द्वारा सामाजिक सहभागिता की खुलकर तारीफ की। बधाई देना चाहूँगा पूज्य माता मंगला जी को। सैकड़ों करोड़ रुपए का दान इन 3-4 वर्षों में उन्होंने उत्तराखंड को दिया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर को अपना नल और शुद्ध जल देना है, ऐसे 200 गांवों में हंस फाउंडेशन के द्वारा हंस जलधारा के अंतर्गत पेयजल के कनेक्शन दिए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार में जल्द मंत्री पद भरे जाने की कवायद को लेकर अब विधायकों ने अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। यमुनोत्री से विधायक केदार सिंह रावत कहते हैं कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर 14 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन उत्तरकाशी से अभी तक किसी को भी मंत्री पद का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है। लिहाजा सरकार को सोचना चाहिए कि उत्तरकाशी जिले की उपेक्षा न करते हुए यहां से भी मंत्री पद में जगह दें। इसमें मैंने अपने नेतागणों से भी, हाईकमान से भी ये निवेदन किया कि पूरे प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें और 5 लोकसभा सीटों में 4 में मंत्रिमंडल में सब जगह प्रतिनिधित्व है। यहाँ तक कि पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से 4 लोग जो हैं मंत्रिमंडल में शामिल हैं। लेकिन टिहरी वालों का क्या अपराध हो गया है कि हमारी 14 सीटें टिहरी संसदीय क्षेत्र में, पूरे संसदीय क्षेत्र में, उसमें जो है एक भी जो है प्रतिनिधि जो है मंत्रिमंडल में नहीं। एक तो मैंने ये निवेदन किया था। और अब आपको बताते हैं उत्तराखंड में 2 नवंबर से प्राइवेट और सरकारी स्कूल 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन नियम शर्तों के साथ खुलने जा रहे ये स्कूल जहां पर पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग अपने बच्चों को भेजने को तैयार नहीं हैं। अब पेरेंट्स एसोसिएशन को ऑनलाइन विकल्प ही एक बड़ा रिस्क से बेहतर नजर आ रहा है, जबकि प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल से जुड़े हुए 170 स्कूल अपनी 6 मांग राज्य सरकार को भेज चुके हैं, जिसमें स्कूल ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन चलाने के मोड में बिल्कुल नहीं है। उनका मानना है कि ये मुमकिन नहीं है कि टीचर्स 8 घंटे स्कूल में बच्चों की क्लासेस ले और फिर 4 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई कराए।
कोरोना काल की वजह से पिछले लंबे समय से बंद पड़े हुए स्कूलों को खोलने की कवायद फिर से शुरू हो गई है। उत्तरकाशी के कॉलेजेस में भी साफ कर दिया गया है कि साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, लेकिन अभिभावक अभी भी डरे हुए हैं। नवंबर से स्कूल खोलने के आदेश के बाद अब स्कूलों में भी तैयारी की जा रही है। उत्तरकाशी के कई स्कूलों में सैनिटाइजर का काम किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि विद्यालय पूरी तरीके से बच्चों की पढ़ाई के लिए तैयार है। हालांकि अभिभावक अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए तैयार है, लेकिन अभिभावकों की अनुमति के बिना हम बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अभी सही नहीं है। मेरे हिसाब से अभी कम से कम 4-5 महीने बाद खोलना चाहिए। और कभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने की तो बात सही बिल्कुल भी नहीं है ना। ये फैसला सही है कि अभी शुरुआत में सरकार ने सिर्फ 10वीं और 12वीं बोर्ड के बच्चों को बुलाया है ना। इससे उनकी कम से कम तैयारी होने का समय मिल जाएगा बच्चों को। और विद्यालय हमारे पास फिलहाल हम फुल्ली तैयार हैं और हमने पूरा सैनिटाइजेशन वगैरह सब सारे कमरे करवा रखे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमें विद्यालय खुले, मगर गार्जियंस की अनुमति के बिना हम छात्रों को नहीं बुला पाए। वहीं स्कूलों की साफ सफाई व्यवस्था पर प्रशासन की नजर है। साथ ही सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर कोई गंदगी न रहे। बाकी हमने अपने स्कूल्स और शिक्षा विभाग को सबको निर्देशित कर दिया था कि स्कूल्स की साफ़ सफाई करा ली जाए। जहाँ जैसे पहाड़ों में कई जगह घास बढ़ जाती है, रास्तों में कहीं आप बारिश के बाद कहीं डैमेज हो गए होंगे, कहीं सीलन पानी की प्रॉब्लम होगी, और जहाँ खाना बनता है भोजन माताओं का जो है उनको लगाकर हम लोगों ने साफ़ सफाई करा ली है और कई जगह हम लोग एक तरह से रेडी हैं। कई महीनों से बंद पड़े स्कूल एक बार फिर से खुल जाने से गुलजार तो हो जाएंगे, लेकिन साथ ही कोरोना संक्रमण का खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह चौहान की रिपोर्ट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। खटीमा से खबर है, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चों को बंट रहे खाद्य सामग्री पर अब सवाल उठने लगे हैं। बच्चों के पेरेंट्स ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलने वाले खाने की सामग्री में घटतौली करने के साथ ही खाद्य सामग्री के स्तर पर सवाल उठाए हैं। नाराज लोगों ने एसडीएम से मिलकर आंगनबाड़ी से मिल रहे खाने की सामग्री की जांच करने की मांग की है। घटतौली करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं एसडीएम ने शिकायत मिलने पर जांच पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब मिल रही है, मात्रा कम मिल रही है। जो चीज़ पैक्ड मिलनी चाहिए थी वो खुले में वितरित की जा रही हैं। इन सारी समस्याओं को लेके हम माननीय उप जिलाधिकारी महोदया से मिले थे। कुछ लोग अभी यहाँ पर आए थे, उनकी ये शिकायत थी कि जो आंगनबाड़ी में जो THR दिया जाता है उसमें घटतौली की जा रही है और वजन उसमें मानक से कम है, तो उसको लेकर शिकायती प्रार्थना पत्र के द्वारा दिया जा रहा है और प्रार्थना पत्र मिलने के उपरांत इसमें अग्रिम कार्रवाई मेरे तरफ से की जाएगी। जिला विकास प्राधिकरण को लेकर कोटद्वार में एक बार फिर से विरोध शुरू हो चुका है। प्राधिकरण के लागू होते ही लोगों को आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए कोटद्वार के पार्षदों ने जुलूस निकाला है। इस दौरान आम लोगों की भी प्राधिकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए और नारेबाजी करने की तस्वीरें सामने आई। प्राधिकरण से हो रही दिक्कतों को लेकर लोगों ने प्राधिकरण को जल्द समाप्त किए जाने की मांग की है। अगली खबर नैनीताल से। न्यूज़ 18 की खबर के बाद यहां पर मंडी दुकानदारों की मनमानी पर रोक लग गई है। खबर चलने के बाद पालिका ने नोटिस जारी किया तो पता चला कि कई आड़त और दुकानें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। अब जनता के दबाव में इन दुकानदारों ने अपना निर्णय वापस ले लिया। बता दें कि मंडी दुकानदारों ने फरमान जारी किया था कि 2.5 किलो सब्जी ही लेनी होगी, इससे कम सब्जी नहीं मिलेगी। न्यूज़ 18 की खबर के बाद आखिरकार मंडी दुकानदारों की मनमानी पर ब्रेक लगा है। ये देख सकते हैं कि आज भी ये मंडी लगी हुई है। जिस तरह से एक फरमान जारी किया था मंडी व्यापारियों ने कि जो 2.5 किलो है सब्जी वही हम देंगे, लेकिन आज हमारी खबर के बाद जिला प्रशासन जागा, नगर पालिका या तमाम एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपना निर्णय लिया। उसके बाद जो आड़ती हैं उन्होंने जिला प्रशासन के आगे अपनी बातचीत रखी है। उसके बाद आज फैसला लिया गया है कि जो 1 किलो या आधा किलो भी लेना चाहे उसको ये सब्जी दी जा सकती है। हालांकि कई खामियां अब भी इस मंडिया में दिख रही हैं, लेकिन जिस तरह से
आम जनता जो 50,000 की जनता परेशान थी, उनको एक बड़ी राहत आज कह सकते हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। देहरादून पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सत्य के रिजल्ट भी आने लगे हैं। अभी तक पुलिस ने करीब 22 नशे में लिप्त युवाओं को चिन्हित किया है। इनकी काउंसलिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही थाना रायवाला ने इस मुहिम के तहत एक अभियान चला रखा है, जिसमें पुलिस जवान को इलाके में स्थित एक नशेबाज को सुधारने के साथ साथ उसकी काउंसलिंग करने की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस की इस पहल को जनता काफी समर्थन दे रही है। मैं ड्रग्स वगैरह के नशे और ये क्या बोलते हैं चरस वगैरह ये सब लेने लग गया था बीच में, लेकिन जब से ऑपरेशन सत्य चला है, जब से मैंने बंद कर दिया। हम इस अभियान में सफल रहे हैं। लगभग 22 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका हम पूर्ण रूप से नशा छुड़वा चुके हैं। अभी 15 दिन इस अभियान के बाकी हैं। इस 15 दिन में हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो बचे हुए, जो चिन्हित किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं, उनको भी हम नशा छुड़वाएं। अल्मोड़ा से खबर, जहां के डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक की। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ साथ तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम कहते हैं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज सहित अन्य निर्माण कार्यों को जल्दी ही पूरा करने के निर्देश देंगे। डीएम ने यह भी कहा कि जो भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं वो निर्माण स्थल के पास ही रहें और उन्हें क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं है। निर्माण कार्यों में हम लोगों की कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो भी वर्क साइट्स हैं वहाँ पे सारे कोविड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। साइट क्वारंटीन का हम लोग प्रोविज़न कर रहे हैं, तो जो भी लोग आते हैं उनका टेस्ट हम लोग करा रहे हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश ये की जा रही है कि जो भी हमारे वो बड़े कार्य हैं उनको ज़रूर हम लोग लेकर जाएँ। विशेषता हमारा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के, और उसके लिए हम लोगों ने सेक्रेटरी सर के अंडर VC भी हम लोगों ने प्रस्तावित कर रखी है। इसके अतिरिक्त हमारी कोशिश ये भी की जा रही है कि जितने हमारे विद्यालय हैं, जितने हमारे स्वास्थ्य रिलेटेड वो काम है, इनको हम लोग डेली मॉनिटर भी कर रहे हैं। कोटद्वार शहर में ट्रैफिक नियमों को लागू करा पाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। शहर में 80% से ज्यादा लोग अभी भी बिना हेलमेट के घूम रहे हैं और 2 व्हीलर चालक जो हैं वो अब पुलिस अभियान शुरू करने जा रही है। हेलमेट ना पहनने पर चालान काटने के साथ ही एक हेलमेट दिया जा रहा है। जागरूकता किया था हेलमेट पहनने का आवश्यकता के बारे में, सड़क दुर्घटना रोकने को लोगों को क्या मदद हो सकते हैं। एंड उसके बाद हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी, अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है अभी, एंड अभी लागू भी हमने करना शुरू कर दिया है। सो उम्मीद है जल्दी से जल्दी वहां पर कोटद्वार में 100% वहां पर हम हेलमेट की। नैनीताल में रिक्शा चालकों की कमी से शहर के आम नागरिकों के साथ ही पर्यटकों को भारी मुसीबत उठानी पड़ रही है। लॉकडाउन के बाद से रिक्शा चालक अपने घरों को चले गए, जिससे रिक्शे बंद हो रखे हैं। अब कोरोना के चलते कई लोग रिक्शे में जाने के बजाय जो हैं वो पैदल ही सफर करना पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते रिक्शा यूनियन को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं अब आपको बताएं कि रिक्शा यूनियन ने सरकार से मदद की मांग की है। जो यहाँ पर वर्कर कर्मचारी लोग हैं, हम लोगों को हमारी वेतन ही नहीं मिल पा रही, हमारा मेहनताना नहीं मिल पा रहा और संस्था के बहुत मतलब खस्ता हाल है इस समय। सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई कि आप लोगों को 1-1 हज़ार रुपया आपको मतलब मदद के तौर में दिया जाएगा, पर मगर हम लोगों से सब कागजात लेने के बावजूद भी, हमारे अकाउंट नंबर लेने के बाद भी अभी तक हमारे 1 हज़ार रुपया हमारे मतलब खाते में नहीं आए। सरकार से हमारी यही डिमांड है सर कि हमें लोगों को आर्थिक मदद दी जाए थोड़ी बहुत। खटीमा में जनजातीय आयोग उपाध्यक्ष मर्तोलिया ने जनजातीय विद्यालय का निरीक्षण किया और निर्माणाधीन छात्रावास का जायजा लिया है। और आपको बताएं कि इस दौरान समाज कल्याण अधिकारी को व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश भी दिए गए। जनजातीय आयोग उपाध्यक्ष ने कहा कि 8 महीने बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, ऐसे में बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या तैयारियां हैं, उसका जायजा लिया गया। स्टाफ से कभी बात करनी थी कि आगे जो स्कूल खुलेगा कैसे खुलेगा, कैसे आगे चीज़ें होंगी, और बस एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी जानकारी हो जाए, इसलिए मैं स्कूल को आने का मेरा मकसद है। बेसिकली मेरा मेन मकसद छात्रावास किन कारणों से विलम्ब हो रहा है उसको जानने का था। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में 106 हेक्टेयर में फैले
चौबटिया उद्यान की हालत खस्ता हो रखी है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। इस उद्यान में अब केवल नाम मात्र के सेब के पेड़ बचे हैं। आपको बताएं कि 2003-04 में पुराने सेब के पेड़ों को काट दिया गया। इसके बाद 16 साल बीतने के बाद भी उद्यान अपने पूर्व स्थिति में नहीं आ पाया। विभाग कर्मचारियों की कमी और बजट ना होने से ये वजह बताई जा रही है नुकसान की। उस समय जो हमारे पौधे जो काटे गए थे उस समय लगभग जो है 16,000 पौधे काटे गए थे और इस समय जो है हमने जो है पूरा उसको लगाते लगाते इसमें पूरे गार्डन में हम जो है 16,800 पौधे इस समय जो है पूरा लगा करके हम उस स्थिति में आ गए हैं, पुरानी स्थिति में, और इसमें जो है प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है। रानीखेत के चौबटिया का सेब उद्यान पूरे उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, लेकिन 2004 में यहाँ पूरे पेड़ों को काट दिया था। 16,000 पेड़ों की कटिंग के बाद से दोबारा 16,000 पेड़ों का रोपण कर इनमें फल देने लगे पेड़ पहुँच गए हैं और आप उम्मीद की जा सकती है कि दोबारा यहाँ सेब उत्पादन उसी तरह होगा। किशन जोशी, न्यूज़ 18, चौबटिया, रानीखेत, अल्मोड़ा। बाजपुर से खबर। बाजपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच में रामलीला मंचन शुरू किया गया है। सरकार के द्वारा अनलॉक 5 के दौरान रामलीला मंचन करने को लेकर छूट दी गई है, लेकिन सरकार के द्वारा रामलीला मंचन के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बताएं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैदान में रामलीला मंचन देखने आने वाले लोगों के लिए लगाई गई कुर्सियों को 1-1 मीटर की दूरी पर रखा गया है।